से अभी मौजूदा जो भारतीय बाजार हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं? बड़ी कहानी कहाँ देख रहे हैं मैम? ग्रोथ, वैल्यूएशन या लिक्विडिटी, किस तरीके से मैम समझा जाए मौजूदा बाजार को? देखिए, लिक्विडिटी अल्टीमेटली किसी चीज का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। तो ये तो मैं पहली चीज आपको ये बता दूं कि बहुत बार लोग पूछते हैं कि एफआईआई का पैसा कहाँ आएगा। मैंने कहा उससे फर्क क्या पड़ता है। आप देखिए लॉन्ग टर्म में एफआईआई का पैसा यहाँ आए या वहां आए या आए ही नहीं या बहुत सारा आए, कि उन सबसे बाजार को बहुत फर्क पड़ता नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है कि जब पहली बार भी एफआईआई आए थे 1994 से लगभग आना शुरू हुआ था पैसा, तो 94 से 2003 वो जो 9 वर्ष का पीरियड था उसमें भारतीय बाजारों का नेट रिटर्न जीरो था। तब इसमें ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अगर उस समय तो ना म्यूचुअल फंड इतने थे ना रिटेल पार्टिसिपेशन था और पहली बार बाहर से पैसा आ रहा था, तो आप सोचेंगे इतना पैसा आएगा तब तो बाजार चलेगा ही, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। बाजार उसके पहले चल चुका था, उसके बाद चला ही नहीं। तो ये दूसरी चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड इनफ्लोज का भी देखें, मैंने अभी ये पैटर्न मतलब 2004 से लेके म्यूचुअल फंड इनफ्लोज को प्लॉट किया था हमारी टीम ने मार्केट के अगेंस्ट, और बिल्कुल क्लियर पैटर्न है कि जब बाजार चलता है, जब पीक पे होता है, उसके बाद म्यूचुअल फंड इनफ्लोज पीक करते हैं। तो चाहे आप वो जो 2003 से 7 वाली ये जो 9 साल का रिटर्न नहीं आया था, उसके बाद बाजार 4-5 साल में 6 गुना हो गया था। तो उस समय जब वो पीक पे पहुंचा तो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज भी पीक पे पहुंचे। उसके बाद वो दुनिया में जीएफसी हुई, वो फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, बाजार गिरे, तो वो म्यूचुअल फंड इनफ्लोज भी गिर गए। और यही पैटर्न हर बार आया है। अभी भी मतलब जब हाई था बाजार 2004 में, उसके बाद म्यूचुअल फंड इनफ्लोज पीक पे थे, अब वहां से काफी कम हो गए हैं। तो ये अगर बाजार में पैसा आने से बाजार चलता, तो जब बाजार में मैक्सिमम पैसा आता है वो गिरने से रोक नहीं पाया कभी भी। और जब इन्फ्लो सबसे कम होते हैं वहां से बाजार चलता है। तो ये चीजें तो जहां तक आप अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो अगर आप देखिए पूरे बाजार का वैल्यूएशन देखने में बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता, क्योंकि इंडेक्स का कॉम्पोजिशन इतना बदलता रहता है। आप 20, 25, 30 साल का देखें तो बिल्कुल ही कॉम्पोजिशन बदल जाता है। मतलब 25 साल पहले बैंक्स थे ही नहीं इंडेक्स में, अब बैंक्स और लेंडर्स ही मैक्सिमम वेटेज है। लेट 90s तक आप देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी में पीएसयूज भरे पड़े थे। उसके बाद बीच में 15 साल लोग भूल ही गए कि पीएसयूज लिस्टेड हैं, उसके स्टॉक खरीदा भी जा सकता है। फिर उसका एक बार फिर वेव आया। तो अगर आप सेक्टर बाय सेक्टर देखें तो कोई एक्सट्रीम हाई पे लगभग किसी भी सेक्टर में वैल्यूएशन नहीं है। अगर आप पी के उस पर भी देखें, बहुत बार औसत से कम ही है। और दूसरी चीज जो मैं पिछले कुछ महीनों से कह रही थी, और मार्च में, मुझे याद नहीं कि आपके चैनल पे तो शायद नहीं आए थे, लेकिन किसी और चैनल पे आए थे, तो मैंने यही कहा था कि अब बाजार हमारे हिसाब से सब इंडिकेटर से लग रहा है कि बॉटम रेंज में है। अब वो चलेगा 2 हफ्ते में या 2 महीने में, ये मैं नहीं कह सकती, पर वहां से आप देखिए तो वो मोर और लेस वही बॉटम बन गया। और आप अगर सेंटिमेंट के लिहाज से देखें तो सेंटिमेंट जो है ना, एक तरह से कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, उल्टा इंडिकेटर होता है। जब आपको लगता है पैसा बनाना बहुत आसान है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है बाजार में, जो कि प्राय जो आप अगर 2024 के पहले 8-9 महीने देखें, तब लगता था कि पैसे बनाना में तो बहुत ही आसान है, 30% कंपाउंडिंग तो कहीं नहीं गई है। उसके बाद उस तरह का जब माहौल होता है, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट ईयर में रिटर्न्स कम होते हैं औसत से। और जब लगता है कि डर का माहौल है, एंजाइटी है, एसआईपी रोक दें क्या, जब आपके दिमाग में वो पैनिक हो रही होती है, जब आपके दिमाग में इस तरह के प्रश्न आ रहे होते हैं, उसके बाद का रिटर्न हायर देन नॉर्मल होता है। तो आप अगर 2026 में देखें तो मेरे हिसाब से तो मैंने पहली बार देखा कि जो हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, जो फंड मैनेजर्स और जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, पहली बार आपको रिस्क गिनवा रहे थे। क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो हमेशा आपको बोलते थे कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी, वो एक तरह से वो बेचने आते थे। अभी वो बोलते हैं नहीं नहीं, इंडिया तो अब कुछ करेगा ही नहीं, अब आप कहीं और देखिए। तो वो कॉन्ट्रा इंडिकेटर है। तो मेरे हिसाब से अब बाजार की स्थिति तो अच्छी ही है। अब वही है कि मतलब आप ये नहीं कभी भी बाजार में कह सकते कि अगले 6 महीने या 1 साल में क्या रिटर्न देगा। इसीलिए मैं कभी भी दिवाली पे या जनवरी में इंडेक्स प्रोजेक्शन नहीं देती हूँ, बिकॉज वो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप सब तरह के इंडिकेटर देखें, आप अर्निंग्स भी देखें, तो अब उसमें भी आपको बेहतरी नजर आ रही है। तो ओवरऑल मैं कहूंगी कि बाजार अच्छी स्थिति में है। और एक ये भी बात है कि
ये अगर इस साल देखें तो भारत का बाजारों ने विश्व के बाजारों से बनस्पत बहुत कम रिटर्न दिया है। मतलब यस हम मैम, बिल्कुल मैम। अभी मैंने एग्जैक्ट अभी का नंबर तो नहीं देखा, पर हाल फिलहाल तक तो आप बॉटम के समझ लीजिए 10% बाजारों में थे। तो वो भी एक पैटर्न होता है। अक्सर ये होता है कि जो बाजार बॉटम में होते हैं एक साल, वो अगले साल काफी अच्छा करते हैं। सब केसेस में नहीं, अक्सर ऐसा होता है। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने क्लैरिटी दी। और देखिए मैम की ये खासियत है और बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई आप एक साल बाद देखिए बाजार यहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। मैम इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती। मैम क्लियर कट जो मैंने आपको मैम का इंट्रो दिया, वही मैम उसी चीज़ पर जो है हम अभी भी देखा। लेकिन हाँ, 3 बातें जो मोटी मोटी निकल के आई। एक तो मैम ने कहा कि बॉटम की स्थिति लगभग बनती हुई दिख रही है, वैल्यूएशन जो है वो बेहतर लग रहे हैं, अर्निंग मैम को जो है वो ठीक ठाक लग रहे हैं। मैम फिर किस ट्रिगर का इंतजार है मैम? काफी समय हो गया मैम, बढ़ नहीं पा रहा मैम। जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है तो मैम अब क्या किया जाए मैम? अच्छा, 2 चीजें। एक तो मैं आपके प्रश्न का तो उत्तर मैं ये देती हूँ कि बाजार आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। ये बाजार का एक तरह से फितरत है कि आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। जिस टाइम पीरियड में मैंने आज ही पोस्ट भी किया एक्स पर और लिंक्डइन पर कि अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब अभी लोग आके बोलते हैं अरे फिक्स डिपॉजिट जितना भी रिटर्न नहीं मिला तो क्या फायदा हुआ है इन्वेस्ट करके। मैंने कहा फिर तो आप समझ ही नहीं रहे ना कि इक्विटी क्या चीज है। अगर आप थ्योरी में सबसे पूछे तो सब लोग बोलेंगे हाँ इक्विटी वॉलेटाइल है, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मालूम है इसमें रिस्क है, आई एम कंफर्टेबल विद द रिस्क। पर जब असली में पोर्टफोलियो में लाल निशान नजर आता है ना, तब हालत कुछ और होती है। तो आप वैसे देखें तो अगर आप पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में देखें, फाइनेंशियल ईयर 25 और 26, मतलब तो उसमें आप देखेंगे नेट रिटर्न निफ्टी का 0 है। तभी एक साल -4 है, एक साल +6 है, तो कुल मिला के 0 है। लेकिन उससे पहले वाला साल में 30% रिटर्न था। तो ये बाजार की फितरत है। कई बार बहुत लंबा समय भी निकल जाता है, आपको रिटर्न नहीं मिलता है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। जो आपने एक साल के इंडेक्स प्रोजेक्शन की बात की, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ब्लूमबर्ग ने, क्योंकि भारत के बाजार में तो उतनी लंबी हिस्ट्री नहीं है, अब अमेरिका में तो बहुत सारे दशक निकल गए हैं और ये जो इंडेक्स प्रोजेक्शन होते हैं, और कौन करता है, जो आपने बड़े बड़े जितने भी नाम सुने हैं, मॉर्गन स्टैनली, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, सिटी कॉर्प, HSBC, जो लोग समझते हैं कि अरे सर्वज्ञानी हैं, उन्होंने कहा तो बात पत्थर की लकीर है। और क्या पता लगा ब्लूमबर्ग को कि किसी का भी प्रोजेक्शन आसपास भी नहीं होता है S&P के एक्चुअल मूव के। मतलब जो हर साल वो लोग बोलते हैं कि S&P 500 इंडेक्स इतना बढ़ेगा, इतना घटेगा, किसी का भी ओवर टाइम एवरेज डिविएशन 15 बेसिस पॉइंट है। 15 बेसिस पॉइंट का मतलब आप समझिए कि अगर उन्होंने कहा है कि +10% होगा तो वो -5 भी हो सकता है, +25 भी हो सकता है। और अधिकतर सब लोग कंसेंसस में 0 to 10% का कोई नंबर उठाते हैं, लेकिन 100 सालों में S&P 500 खाली 14 बार 0 से 10 के रेंज में रहा है। तो हमेशा वो या तो नेगेटिव होता है या ज्यादा चलता है, लेकिन वो सेफ जगह है। तो इसलिए मतलब जो आप प्रोजेक्शन देखते हैं दिवाली पे जनवरी में, वो खाली एंटरटेनमेंट है। और अगर आपको सुनना है तो देखिए ना कि उस एक्सपर्ट ने पिछले 10 साल क्या कहा था और क्या हुआ। मैं तो देखती हूँ कि लोग हर साल सेम प्रोजेक्शन दे देते हैं इंडेक्स का, और सामने वाला पूछता तक नहीं है कि पिछले साल भी तो आपने यही कहा था। बिल्कुल। तो इट्स अ मीनिंगलेस नंबर। इसको एक टर्म है ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस की, थिंग्स व्हिच यू नॉट ओनली डोंट नो बट यू कैन नॉट नो। तो जो चीज आप जान ही नहीं सकते हैं उसके बारे में एक नंबर पुल अप करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने तो 3 साल से कभी प्रोजेक्शन नहीं दिया। ऑब्जेक्टिव इग्नोरेंस टर्म मुझे 2 साल पहले मालूम चला, लेकिन मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये मतलब ये मैं कैसे, तो मतलब हवा में एक नंबर में दे दूं, उसका कोई मतलब है क्या? बिल्कुल मैम। और आज से नहीं, सालों से, बल्कि मैम इस तरह की देखिए क्लैरिटी और मैजिकल नंबर्स तभी मैं कहता हूँ मैम आप आते हैं तो एकदम जो विजन एकदम क्लियर हो जाता है, क्योंकि कुछ नंबर्स जो जिस तरीके से ठोस नंबर लेकर आते हैं क्लैरिटी मिल जाती है। मैम एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि मैम बहुत सारे हम लोग स्टोरीज कवर करते हैं मैम, कंपनीज को कवर करते हैं मैम, कई बार इस तरह के स्टॉक्स मिलते हैं 500% 300% के रिटर्न आते हुए दिखते हैं। मैम आज मैं आपके जरिए समझना चाह रहा हूँ मैम, क्या पैमाना, कैसे, कब, मैम क्या पैरामीटर्स हैं, अगर किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई करना हो या स्टॉक को आइडेंटिफाई करना हो, मैम कैसे किया जाए, इसको कैसे बढ़ा जाए आगे?
देखिए, सबको मल्टी बैगर चाहिए होते हैं और मैं समझ सकती हूँ। मैं भी जब बाजार में आई तो यही लगता था कि अरे मल्टी बैगर आइडेंटिफाई करना चाहिए, वो उसी में तो सारा मजा है। यस बट दुख की बात ये है कि ये एक तुक्का लगाने वाली बात बियॉन्ड अ पॉइंट हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ, मतलब ये नहीं कि आप कोई फंडामेंटल्स का कोई मतलब नहीं है तो आपको, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बियॉन्ड जाइए, रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए, ग्रोथ देखिए। पर सच्ची बात यह है कि अगले किसी भी कंपनी का 10, 15, 20 साल का क्या ट्रेजेक्टरी होगा वो नहीं आप बता सकते हैं। वो तो आपको जो एक, मतलब बहुत बोरिंग लगता है। कई बार लोग बोलते हैं कि आप सेम चीज ही बताती हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स बदलते नहीं है, एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि आप इक्विटी को या स्टॉक मार्केट को एंटरटेनमेंट का साधन मत समझिए कि मुझे बताना है अगली कॉकटेल पार्टी में कि अरे मैंने ये स्टॉक निकाला था और देखा इतने गुना हो गया। होगा कभी तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप सेंसिबली, एज आई सेड, सारे रेशियोज देख के, सब कुछ देख के आप 25 से 30 स्टॉक्स खरीदिए। उसमें भी आप समझ लीजिए कि 5-7 तो ऐसे होंगे कि जिसमें वो होगा ही नहीं जो आपने सोचा है। तो वहां आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी फिर उसमें से निकल जाए। ओके तो फिर ये नहीं सोचिए कि मैंने अरे ये तो एनालिसिस की थी और यही होगा, कि ये आगे क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम है। तो वो एक चीज है। दूसरी, उसमें फिर अगर आपने उसमें से 5-7 जैसे निकल गए, कुछ में आपका नॉर्मल रिटर्न आएगा, और अगर आपने ठीक से चयन किया है और आप लकी हैं तो आपको उसमें में भी 2-3 मल्टी बैगर मिलेंगे। अब अगर मल्टी बैगर के लिए कोई जादू की छड़ी होती तो दुनिया में कोई तो एक इन्वेस्टर, कोई एक निवेशक, कोई एक फंड मैनेजर तो होता जिसके पोर्टफोलियो में 100% नहीं तो 40-50% मल्टी बैगर होते। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं। आप वॉरेन बफेट का देखिए, बोलते हैं 75 साल के मेरे निवेश के करियर में 10 से 12 स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक तरह से सारा रिटर्न बना के दिया। अगर उनको पहले से मालूम होता कि कौन से 10 या 12 है तो फिर तो वो वही लेते ना। बिल्कुल। तो 100 आप डिसीजन लेते हैं, उसमें कुछ एक स्मॉल प्रतिशत होता है जो मल्टी बैगर होता है। हर एक की यही कहानी है। आप देखिए तो राकेश झुनझुनवाला का देख लीजिए, वो उन्होंने उनसे हर बार पार्टी में मिलो तो राकेश कोई नई स्टॉक की कहानी सुनाता था लेकिन उसको तो नहीं मालूम था ना कि मेरा सारा पैसा टाइटन, क्रिसिल, लुपिन और 1-2 और स्टॉक्स में बनेगा। वो किसी को नहीं मालूम रहता कि कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होगा। कंपनी को भी नहीं मालूम रहता है। मैंने ये शायद उदाहरण पहले भी दिया हो कि टाइटन के जो सीईओ हैं उनकी मैंने पुस्तक 2 साल पहले पढ़ी थी, द तनिष्क स्टोरी, और उसमें सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए उभर के आई थी कि वो बिजनेस इतने अप्स एंड डाउन से गुजरा कि एटलीस्ट 3 बार ये स्थिति आई कि ये ज्वेलरी बिजनेस बंद ही कर देते हैं। तो वो नहीं मालूम था कि 20 लेटेस्ट सीरीज भी आई मैम इसके ऊपर, बल्कि सीरीज भी आई, मैंने भी उस सीरीज को देखा मैम। हालांकि आपने तो पहले ही पूरी बुक को मैम पढ़ा, रीड, चीजों को बारीकी से विश्लेषण किया होगा। जी मैम। हाँ, सो यही है कि मतलब मैंने कहा किसी भी कंपनी की ट्रेजेक्टरी उतनी स्मूथ नहीं होती है। अभी जैसे आप विश्व के बाजारों में देखें तो लोग बोलेंगे अरे एप्पल, अमेजॉन और टेस्ला तो एकदम नो ब्रेनर थे, जिसको मौका लगा उसने क्यों नहीं लिया। लेकिन ये तीनों कंपनी एक बार से ज्यादा बैंकरप्सी के करीब आई। तो हो सकता था कि बैंकरप्ट ही हो जाती। तो आप एप्पल तो आप समझिए आईपीओ के 20 साल बाद तक उसने कोई रिटर्न नहीं दिया था। तो ये आपको हाइंडसाइट में लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल क्लियर ही था कि इस कंपनी का यहाँ से वो हो जाना चाहिए। वैसा होता नहीं है। जैसे मतलब हमारी जो 2 सबसे फेमस कॉल्स हैं भारत में, 1996 में एचडीएफसी बैंक पर बाय कॉल था आईपीओ के 1 साल बाद, जो स्प्लिट इंटरेस्टेड आप देखें तो 3.8 रुपीज, 4 रुपए से भी कम के भाव पे। पर मैं कहूं कि मुझे मालूम था 30 साल पहले कि हाँ एचडीएफसी बैंक ही ऐसा एक कंपनी होगी भारत के लिस्टेड कंपनीज में जिसमें 30 साल में कभी भी प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं आएगा। एक इकलौती कंपनी है। लेकिन मैं बेवकूफ बना रही होंगी अगर मैं कहूंगी कि मुझे मालूम था। ये जब आप रेकमेंड करते हैं बहुत से बहुत, आपको शायद उतना नजर आए कि ये स्टॉक दुगना या तिगुना हो जाएगा, उसके आगे का किसी को मालूम नहीं रहता। कंपनी को ही नहीं मालूम रहता है कि क्या ट्रेजेक्टरी होगी। अमेजॉन का भी सेम कहानी है। अमेजॉन मतलब विश्व के बाजारों में अमेजॉन हमारी सबसे फेमस कॉल है। 2001 में जस्ट टेक क्रैश के बाद जब सारी वॉल स्ट्रीट नेगेटिव थी, हमने अमेजॉन पे बाय कॉल दिया था। इनफैक्ट जेफ बेजोस ने हमको ईमेल भेजी थी, थैंक्स फॉर द सपोर्ट बिकॉज आई वाज द ओनली बाय।
जी मैम, बिल्कुल। और मैम इसीलिए हम लोगों ने यही सवाल इसलिए मैंने लेके आया पूछने के लिए कि मल्टी बैगर का मैम क्या फॉर्मूला है, क्या तरीका है, लेकिन आपने पूरा एकदम क्लैरिटी दे दी कि भाई किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं कम से कम फंडामेंटल के बेसिस पे, और क्या किस तरीके से आपको पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाहिए। अब मैम एक सवाल मेरा यहाँ पे कि आने वाले, क्योंकि आपने बताया कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई प्रेडिक्शन के हिसाब से मैम आगे नहीं बोलती उन चीज़ों को लेकर, लेकिन मैम 2-3 साल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट थीम हो मैम, तो फिर कहाँ फोकस किया जा सकता है? ये थीम भी बदलती है। मैं आपको बताऊं, अभी अगर मैं अपने पीएमएस को देखूं तो पिछले लगभग 2.5 साल से हम लोग फार्मा पे ओवरवेट हैं, ऑटो कंपोनेंट्स और ऑटोज पे ओवरवेट हैं। अभी ऑफ कोर्स अभी हमारा रीबैलेंस चल रहा है, तो हो सकता है उसमें कुछ बदलाव हो, हर तिमाही पे हम लोग रीबैलेंस करते हैं। तो वो कहानी चली है ऑफ कोर्स, मतलब हर साल नहीं चलती। फार्मा ने 2024 में बहुत अच्छा किया, 2025 में नहीं इतना कुछ हुआ, 2026 में फिर अच्छा कर रहा है। तो वो सब थोड़ा बदलता रहता है। बाकी हम तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, तो उसमें बॉटम अप तो कैपिटल गुड्स भी हैं, केमिकल्स भी है, कुछ एफएमसीजी भी है, और बाकी बैंक्स में हम ओवरवेट नहीं है, लेकिन बैंक्स में नॉर्मली मेरा वेट बहुत ही कम होता है, उतना कम नहीं है। तो ये ब्रॉडली ये है, बट मोर इट इज कंपनी बाय कंपनी। ओके मैम। एंड वी होल्ड, मतलब हम लोग करीब लगभग 50 स्टॉक होल्ड करते हैं। हमारा मतलब पीएमएस का स्कीम का नाम ही है इंडिया सुपर 50। तो मैम सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ पर है फिर मैम, अगर उसके हिसाब से देखेंगे तो? ये सबसे ज्यादा तो हो सकता है, देखिए पूरे इंडेक्स में बैंक्स का वेटेज सबसे ज्यादा है, तो उसके कारण वो थोड़ा स्क्यू हो जाता है। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग बोलते हैं कि आपका तो तकिया कलाम है ये कि आई एम अ वेरी नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स एंड लेंडर्स। सो आई विश कि बेंचमार्क का इतना बड़ा पार्ट नहीं होता है, you know, I could have ignored it, but it is such a big part of the benchmark that you can't ignore it. But वो तो इसलिए परसेंटेज के हिसाब से तो मतलब लगभग हो सकता है बैंक से बड़ा हो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ठीक है। अच्छा मैम, क्योंकि आप ग्लोबल मार्केट्स को लेकर गहरी समझ रखते हैं मैम, क्योंकि डाइवर्जेंस पिछले कुछ समय में देख रहे हैं, अमेरिका के बाजार जो है वो नए हाई लगा रहे हैं, ताइवान के बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मैम भारतीय निवेशक आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं मैम, ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से आपको लग रहा है कि कहीं मौके दिख रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही है? देखिए भारतीय निवेशक, ये अच्छी बात है कि ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं, क्योंकि ये एक चीज मैं ही कई सालों से बोल रही थी कि आपको ग्लोबल मार्केट्स में निवेश जरूर करना चाहिए। जो अभी काफी सारे जो मैं फ्रेजेस यूज करती थी, होम कंट्री बायर्स और ये सब, अब मैंने देखा कि और लोग फ्रेजेस को पिकअप कर लिया है और बोलते हैं। पर अभी मैं आपको एक चेतावनी भी देनी चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे जो गिफ्ट सिटी की स्कीम्स ऑफर कर रहे हैं, उनको एक्चुअली ग्लोबल मार्केट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है। मतलब वो आके चाहे पॉडकास्ट में आपको बोल दें कि आई एम एन एक्सपर्ट इन ग्लोबल मार्केट्स, बट आप देखिए तो 2 साल पहले तक वो लोग खुद ही ग्लोबल मार्केट में कोई निवेश नहीं कर रहे थे, और कर भी रहे थे तो एक आध इंडेक्स फंड लिया हुआ था। उनका कोई डेप्थ नहीं है। हम ये काम कर रहे हैं 1999 से। So 1999 में फर्स्ट ग्लोबल became the first Asian, not just the first Indian, the first Asian member of the London Stock Exchange other than the Japanese. But RBI के पास कैटेगरी ही नहीं थी कोई ओवरसीज सब्सिडरी बनाने की, मतलब अदर देन बैंक्स किसी फाइनेंस कंपनी ने भारत से बाहर कोई कंपनी सेटअप ही नहीं की थी। तो वी वर द फर्स्ट टू लंदन स्टॉक एक्सचेंज, एंड देन फिर यूएस ब्रोकर डीलर आल्सो एनएसडी। तो हम ये सब कंपनीज 25-26 साल से फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए हमको मालूम है कि वहां पर खतरा भी कहाँ है। सी होता क्या है, आप मैं ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मोस्टली आर एसेट गैदरिंग कंपनीज, सो दे आर नॉट कंसर्न कि निवेशक का पैसा कहाँ बनेगा, वो उसमें उनको उसकी चिंता नहीं है। उनको लगता है हमारा पैसा कहाँ बनेगा, तो हमारा पैसा कहाँ बनेगा जहां हम एसेट इकट्ठा कर सकें। अब भारतीय बाजारों ने 2 साल कुछ नहीं किया, तो भारत वाले हमारे प्रोडक्ट्स में पैसा नहीं आ रहा है, तो क्या करें, अब हम लोग ग्लोबल कहानी बेचते हैं और वहां पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो लास्ट देखा था, गिफ्ट सिटी वाले लगभग सभी प्रोडक्ट्स 6 महीने के हिसाब से डाउन थे, जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स थे, और 1 साल में भी कोई बेंचमार्क के आसपास भी नहीं था। तो ऐसा नहीं कि ग्लोबल मार्केट से अच्छा नहीं किया, पर आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप मतलब एक तरह से देखिए, जब आपको समझ नहीं है तो आप पीछे देखते हुए चलाते हैं। तो आपने पहले सोचा कि अरे एआई की स्टोरी तो आसान है,
ये जो मैग्निफिसेंट 7 जो कहलाते हैं भारत यूएस के 7 बड़े टेक स्टॉक्स, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, टेस्ला एक्सेट्रा, तो वो लेंगे तो आसान है, ये तो चल जाएगा, तो हमारा तो सेफ है ये। तो वो पहले आपने वो लिया, लेकिन आप ये समझे ही नहीं कि उसकी ये बात सही है कि 2023 और 24 में इन्हीं 7 स्टॉक्स ने कंप्लीटली अमेरिकन मार्केट को ड्राइव किया था, लेकिन 2025 तक वो बुल लड़खड़ाने लगा था। उसमें 7 में से खाली 2 स्टॉक चले थे, गूगल और एनवीडिया, और इस साल तो कई स्टॉक्स उसमें से गिर गए हैं। ठीक है मैम, सॉरी क्योंकि तो इस साल अगर आप देखें तो बहुत सारी ओल्ड इकोनॉमी कंपनीज बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम। बिल्कुल। हाँ, आप देखिए तो जो रसल 2000 जो अमेरिका का स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स है, उसका रिटर्न S&P 500 से दुगना है। और एकदम ही जो ओल्ड इकोनॉमी है डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, उसने भी डबल से ज्यादा किया है ऐसे। बिल्कुल मैम, मैं आपको माफ़ी चाहूँगा मैम, बीच में रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा मैम आपको। एक्चुअली समय की बाध्यता है मैम, हमारे पास समय बहुत कम है मैम। मैं आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा मैम, आई एम सो सॉरी फॉर डैट मैम। मैम 3-4 सवालों का मिक्सचर में एक आपसे समझना चाह रहा हूँ मैम, बहुत शॉर्ट में आंसर आपसे चाहूँगा मैम, क्योंकि हमने देखा कि फार्मा स्टॉक्स को लेकर मैम जिस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी आई है रिजल्ट्स के बिना पर हमने देखा, और खासतौर पर स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक्स ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई मैम। वहीं दूसरी और ऑटो की बात करें, ऑटो एंसिलरीज या OEMs मैम, वहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन है निवेशकों के मन में, भाई किसको चुना जाए किसको ना चुना जाए मैम। आप इस थीम को दोनों के हिसाब से मैम किस तरीके से आप बेहतर पॉजिटिव देख रहे हैं मैम, और क्या करना चाहिए मैम यहाँ पर? देखिए, मैंने बोला ना कि हम तो 2.5 साल से ये दोनों थीम्स पे ओवरवेट रहे हैं। तो ये दोनों तो हमारा 2024 के शुरू से ओवरवेट रहा है और थोड़ा बढ़ता भी गया है ओवर टाइम, और थोड़ा स्टॉक्स बदलते रहे हैं बीच बीच में, और अभी भी हम ओवरवेट हैं। जैसे मैंने कहा, अब हमारा इवैल्यूएशन चल रहा है इस तिमाही का, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि ये 2 साल या 5 साल ये थीम चलेगी। आप देखिए 4 साल पहले था कि ESG थीम बिल्कुल ऐसी थीम है जो पूरा दुनिया भर में चलती ही रहेगी, अब लोग उसको भूल गए जी। ठीक है जी, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई एम सो सॉरी कि थोड़ा हमें बहुत शॉर्ट नोटिस में आपके साथ जो है इंटरव्यू शॉर्ट में करना पड़ा, लेकिन मैम फिर एक बार दोबारा आपके साथ गुजारिश होगी मेरी कि आप जुड़ेंगे आप, और आपके साथ एक लंबा सा विस्तृत मैम हम लोग जो है अच्छे से एक शो करेंगे मैम। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।